Hi everyone, welcome to my channel and welcome to the series of international business. In this series, we have already completed हमारी जो unit number 1 थी that was introduction to international business and in this video we will study unit number 2 that is international business environment starting with the first topic that is role of political and legal systems in international business. मतलब जब हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं यानी कि हम दूसरी कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री का से अमेरिका में हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, कौन सी पार्टी है वहाँ पे, उन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो लोग सपोर्ट करते हैं बिजनेस को कि नहीं, वो चीज़ हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करती है वो हमें देखना है। एंड वहाँ का लीगल सिस्टम, वहाँ पे क्या लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, क्या हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब चीज़ें कैसे इफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को, ये हमें देखना है इस फर्स्ट टॉपिक में। सो स्टार्टिंग विद रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो जैसे कि हमें पता है कि इंटरनेशनल बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट करता है। जिस भी कंट्री में हम लोग बिजनेस करने जाएंगे वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग हुआ, वहाँ का लीगल इन्वायरमेंट अलग होगा। तो इससे क्या होता है कि वो इम्पैक्ट करता है मार्केट एंट्री, ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कि हम मार्केट में एंटर कर पाएंगे कि नहीं, हम ऑपरेशन अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, और हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पर कि नहीं, वहाँ का लीगल सिस्टम हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो इसलिए जो पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम है उसको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता चल पाए कि क्या कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है जिससे हमें मार्केट में एंट्री करने को प्रॉब्लम हो, या फिर कोई ऐसा रूल तो नहीं है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की क्या वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करेगी या नहीं, या फिर हमारे ऑपरेशंस को वो अफेक्ट करेगी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमें पहले से ही देख के चलनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दीज सिस्टम्स हेल्प्स बिजनेस मिटिगेट रिस्क एंड कंप्लाई विद लोकल लॉज। तो अगर हम ये सब चीज़ें देख के चलेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे इन सब चीज़ों का, इससे हमें जो है हम अपना जो रिस्क है वो कम कर पाएंगे और लोकल जो लॉज हैं उनसे अच्छे से कंप्लाई कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। ये कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है एक इंटरनेशनल बिजनेस को। तो पॉलिटिकल सिस्टम पहली बात तो होता क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन हाउ अ कंट्री इज गवर्न एंड इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशंस। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब बताता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री को कैसे गवर्न किया जाता है, मतलब वहाँ पे किस कैसे गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है, कैसे वहाँ पर रूल चलता है, कौन उसको सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, वो होता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। और कैसे हमें स्टडी करना है कि कैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बिजनेस ऑपरेशंस को उस कंट्री की गवर्न करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सो पूरे ग्लोब में इतनी सारी कंट्रीज है एंड सारी कंट्रीज का अपना एक अलग से पॉलिटिकल सिस्टम होता है। कुछ कंट्रीज डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं, कुछ कंट्रीज अथॉरिटेरियनिज्म फॉलो करती है, कुछ कम्युनिस्ट इकोनॉमीज होती है एंड कुछ कंट्रीज होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं। सो सबसे पहले टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेमोक्रेसी, जो कि हमारे इंडिया में फॉलो होता है। सो इट इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी विद मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है और गवर्नमेंट बहुत ही कम इंटरवीन करती है लोगों के बिजनेस ऑपरेशंस में। बिजनेस ऑपरेट विद फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस एंड हैव प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन। मतलब जो गवर्नमेंट है ना ही वो आपके बिजनेस में ज़्यादा इंटरफेयर करेगी और ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, इंडिया। अगर आपको यहाँ पर बिजनेस करना है, कोई फॉरेनर जो है वो अगर इंडिया में बिजनेस करने आएगा तो उसको बहुत ही कम गवर्नमेंट इंटरवेंशन फेस करनी पड़ती हैं, कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप यानी अथॉरिटेरियनिज्म, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो स्टार्टिंग विद बी पॉइंट दैट इज अथॉरिटेरियनिज्म। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स। जैसे कि नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है। अगर आपको वहाँ पर बिजनेस करना तो दूसरी बात, अगर आपको वहाँ पर जाना भी है तो वहाँ पर उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपको हर चीज़ के बारे में गाइडलाइंस दी जाती है, आपको हर एक मतलब बेसिक जो लाइफस्टाइल है लोगों का उसके लिए भी गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको ऐसा हेयर कट नहीं करवाना है। एंड इतना ज़्यादा कंट्रोल वो लोग करते हैं। तो अगर वो लोगों की लाइफ को इतना कंट्रोल कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर कोई फॉरेनर वहाँ पर बिजनेस करने जाएगा तो उसको भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने का ट्राई करती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करती है और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। देन देर इज हाई पॉलिटिकल रिस्क सच इज नेशनलाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन बिजनेसेस। तो जो हमारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जो अथॉरिटेरियनिज्म फॉलो करती है वहाँ पर हाई पॉलिटिकल रिस्क होता है। मतलब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है उस कंट्री में वो अनस्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, जिससे जो हमारे बिजनेस है, अगर हम वहाँ पर बिजनेस करने जाएंगे नॉर्थ कोरिया में तो हमारी बिजनेस नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि डिक्टेटरशिप है, वो लोग जो बोलेंगे वो होगा, वी विल नॉट बी एबल टू सू दैम, है ना। तो इसलिए हमारे बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। देन द नेक्स्ट वर्ड यूज हियर इज नेशनलाइजेशन। इसमें ये कब होता है, जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो जो प्राइवेट बिजनेस है, मतलब आप अपनी बिजनेस करने का इंडिया से कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो आपको आपके ऊपर कंट्रोल ले लेगी। इट विल टेक कंट्रोल ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस और आपको फेयर कंपनसेशन भी नहीं देगी। मतलब अगर उनको लगा कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, आप जो ऑपरेशंस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपकी बिजनेस को एक्वायर कर लेंगे
और आपको फेयर कंपनसेशन भी नहीं देंगे और आप कुछ कह भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप वहाँ पर बिजनेस करने जाओगे एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर ऑथोरिटेरियनिज्म फॉलो होता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन बिजनेसेस, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि रूल्स लगाती हैं, जिससे कि फॉरेन कंपनीज़ के लिए ऑपरेट करना ही वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इतने रूल्स लगा देंगे कि कोई फॉरेन की कंपनी वहाँ पे आके ऑपरेट ही ना कर पाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, ओनरशिप लिमिट्स लगा देंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, बहुत ही एक्सेसिव रेगुलेशंस लगाते हैं जिससे कि फॉरेन बिजनेसेस डिमोट हों। नाउ द नेक्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम जो कि कंट्रीज फॉलो करती हैं वो होता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, देयर इज स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज। तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सारे फैक्ट्रीज, फार्म्स, लैंड, बैंक्स और जितनी भी की इंडस्ट्रीज होती हैं उनको वो खुद ओन करती है। प्राइवेट बिजनेसेस को या तो अलाउ ही नहीं करते बिल्कुल भी कि कोई प्राइवेट बिजनेस खोल सके, या फिर करते हैं तो बहुत लिमिटेड होता है। इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, सारी चीज़ें जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। तो वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है एंड ट्रेड पॉलिसीज़ बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई बाहर का पर्सन आके उनके वहाँ पर बिजनेसेस कंट्रोल करे। वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल मेंटेन करे ओवर इंडस्ट्रीज़। तो जैसे कि हमने देखा कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अथॉरिटेरियन कंट्री है, साथ ही साथ वहाँ पर हमें कम्युनिज्म के भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है वो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है। जो स्टेट है मानी जो गवर्नमेंट है वो ही डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस होना है, कितना प्रोड्यूस होना है, किस प्राइस पे सेल करना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बहुत लिमिटेड है। नॉर्थ कोरिया सबको पता है कि एक आइसोलेटेड कंट्री है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री दो तीन पॉलिटिकल सिस्टम के एस्पेक्ट्स फॉलो करती हुई दिखे। तो जो नॉर्थ कोरिया है जैसे कि वो कम्युनिज्म के एस्पेक्ट्स भी होते हैं उसमें, एंड कुछ अथॉरिटेरियन के फीचर्स भी नॉर्थ कोरिया में प्रेजेंट है। तो इसको एक हम लोग बोल सकते हैं एक स्टैलिनिस्ट डिक्टेटरशिप। प्योर कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, इसको हम एक स्टैलिनिस्ट डिक्टेटरशिप बोलते हैं, जिसमें एक मिक्स होता है अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप का एंड साथ ही साथ कम्युनिस्ट एस्पेक्ट्स भी इसमें है। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं। कैपिटलिज्म यानी प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल, यानी जो लोग हैं वो खुद भी बिजनेस ओन कर सकते हैं। एंड सोशलिज्म यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि कुछ बिजनेसेस को गवर्नमेंट ओन करती है एंड कुछ बिजनेसेस को प्राइवेट ओनर्स ओन करते हैं। ऐसी जो इकोनॉमी होती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो सिग्निफिकेंट एरियाज होते हैं जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, इन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेट करती है। एंड जो बाकी सेक्टर्स होते हैं उनको उसमें जो है प्राइवेट बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं फ्रीली, जैसे कि रिटेल, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग। इस तरीके से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो वर्क करती है। तो जो इंडिया है हमारा वो एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी की, क्योंकि यहाँ पे जो रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग उनको प्राइवेट बिजनेसेस ओन करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ ली है कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं जो कि एक कंट्री फॉलो कर सकती है। पहला था डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म, कम्युनिस्ट एंड मिक्स्ड। कुछ कंपनीज इनका एक मिक्स भी फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि हमने नॉर्थ कोरिया के एग्जाम्पल में देखा था। अब देखते हैं कि अब कंट्री जो है वो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करती है, उससे बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट होगा। तो कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिसीज़ जिनकी क्लियर है, कोई सडन चेंजेस नहीं होते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहेगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो स्टेबल रहता है। तो ऐसी कंट्रीज़ जो होती है वहाँ पे लोग बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसी जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बिजनेसेस को एंड इन्वेस्टर्स को। जैसे कि सिंगापुर है, वहाँ का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत ही स्टेबल है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं। बट अगर वहीं कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे प्रोटेस्ट होती रहती, कंट्री है जहाँ पे प्रोटेस्ट होती रहती है, सिविल अनरेस्ट है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट चेंजेस होते रहते हैं, मतलब है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो इनस्टेबल है, और वहाँ पे जो बिज़नेस करना चाहेंगे लोग वो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस रिस्क हमारा ज़्यादा है। अगर इसको शॉर्ट में बोले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स वाइल इनस्टेबिलिटी डिटर्स देम। नेक्स्ट इज ट्रेड पॉलिसीज अफेक्ट मार्केट एंट्री। तो जितनी भी कंट्री की गवर्नमेंट्स होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करती हैं थ्रू वेरियस पॉलिसीज़, जैसे कि टैरिफ्स के थ्रू, कोटास के थ्रू, एम्बार्गोज के थ्रू। टैरिफ्स क्या होते हैं, टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, कि वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करने पे टैक्सेस लगा देते हैं। इससे क्या होता है, लोकल इंडस्ट्रीज़ प्रोटेक्ट होती हैं, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बाहर से गुड मंगवा रहे हैं उस पर टैक्स लग जा रहा है तो वो और एक्सपेंसिव हो रहा है, तो लोग लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रेफर करते हैं। तो ये टैरिफ्स हो जाते हैं, कोटास हो जाते हैं, लिमिट्स ऑन इम्पोर्ट कि आप इतने ही जो गुड्स हैं उनको इम्पोर्ट कर सकते हो। एम्बार्गोज होते हैं ट्रेड बैन्स, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री से कम्प्लीटली ट्रेड को बैन कर देता है। मान लो किसी कंट्री के साथ वॉर हुआ तो वो उसका जो उसके साथ ट्रेड करना वो बैन कर देगा। इससे भी बिजनेसेस जो है वो अफेक्ट होते हैं। जैसे कि चाइना एंड यूएस में ट्रेड वॉर है, मतलब जो यूएस है वो चाइनीज़ गुड्स पे बहुत ही हाई टैरिफ से लगाता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ रक्स देखें तो अगर ट्रेड बैरियर्स कम होंगे, लो ट्रेड बैरियर्स होंगे तो मार्केट एंट्री ईजी हो जाएगी।
फॉरेन कंपनी ज़्यादा आएंगी, बट अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो लिमिटेड एक्सेस होगी और हायर कॉस्ट होगी। इसकी वजह से कम बिजनेसेस उस पर्टिकुलर कंट्री में बिजनेस करने के लिए जाएंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कैन एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो कुछ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करती है। किसकी हेल्प से? सब्सिडीज़ देके उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देके बिजनेसेस के लिए। देन टैक्स ब्रेक्स लगा के, इसमें क्या होता है कि उनको जो फॉरेन कंपनीज होती है उनको लोअर टैक्स देना पड़ता है कि आप अगर फैक्ट्री या ऑफिस सेटअप करोगे तो आपके लिए लोअर टैक्स रेट्स होते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स ब्रेक्स। देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया दे देंगे जहाँ पे रिलैक्स रेगुलेशंस होंगी कि अगर आप वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करोगे तो आपको कम रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। सो दीज आर द इंसेंटिव्स दैट गवर्नमेंट ऑफर्स टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका एक एग्जांपल हो सकता है आयरलैंड का लो कॉर्पोरेट टैक्स। अगर कोई भी कंपनी वहाँ पर जाकर बिजनेस करती है तो उनको 12.5% टैक्स देना पड़ता है, जो कि लो रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, अदर कंट्रीज़। इससे क्या होता है, इट एनकरेज टेक जाइंट जैसे कि गूगल एंड फेसबुक है, उन्होंने इस कंट्री में इन्वेस्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो कंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स देगी कंपनीज़ को, बिजनेसेस को, तो वहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा एंड जॉब क्रिएशन होगा। बट अगर वहाँ पर कोई इंसेंटिव्स नहीं होंगे तो जो कंपनीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाना प्रेफर करेंगी जहाँ पे उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। तो अगर इस पूरे टॉपिक का अगर हम एक समरी देखें तो अगर एक पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है एंड वो इंसेंटिव्स देते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन बिजनेसेस जाएंगे बिजनेस करने के लिए। बट वहीं अगर एक ऐसी कंपनी है जहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इनस्टेबल है, बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसीज़ हैं एंड इंसेंटिव्स भी नहीं देते, तो ये चीज़ इन्वेस्टर्स को डीमोट करेगी वहाँ पर बिजनेस करने से। तो इससे हमें समझ में आता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत अफेक्ट करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कितने फॉरेन लाइक इंटरनेशनल बिजनेसेस वहाँ पे ओपन होंगे। डिपेंड करता है कि वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। अब सिमिलरली हमें देखना है कि लीगल सिस्टम्स यानी उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉज रेगुलेशंस कैसे इंपैक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को। तो लीगल सिस्टम होता क्या है, अ कंट्रीज लीगल सिस्टम डिफाइंस बिजनेस रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब डिफरेंट लॉज होते हैं कि कैसे बिजनेस को रेगुलेट करना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, क्या कैसे किन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, उन सबके ऊपर लॉज होते हैं। तो हर कंट्री में एक अलग लीगल सिस्टम होता है। तो वो पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे लीगल सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। पहला है हमारा कॉमन लॉ। Common law is based on judicial precedents and flexible interpretation. Contexts are detailed, requiring extensive documentation. Examples USA, UK, Canada. तो कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ के अंदर जो जजेस हैं वो डिसीजंस बनाएंगे बेस्ड ऑन पास्ट कोर्ट रूलिंग्स। पिछला कोई ऐसा केस हुआ उसमें कोर्ट ने क्या रूल दिया, क्या रिजल्ट दिया, क्या डिसीजन बनाया, उसके बेसिस पे जो जजेस हैं वो डिसीजंस बनाते हैं। कोर्ट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लॉज को डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर सकें। जैसे कि मान लो कोई केस हुआ यूके में एंड उसमें जो कोर्ट है यूके की, उसने उस कंज्यूमर के फेवर में डिसीजन दिया एक बिजनेस डिस्प्यूट के अंदर। तो फ्यूचर में अगर ऐसा कोई केस होगा, सिमिलर केस होगा, तो उसमें भी सेम डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि ये लोग जो पिछला केस हुआ उसके बेसिस पर अपने डिसीजंस फॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन लॉ। तो क्योंकि कोर्ट क्या डिसीजन लेगी, लॉज जो है उनको इंटरप्रेट किया जा सकता है डिफरेंटली बाय कोर्ट। हमें नहीं पता कि वो कैसे उस लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। तो जो कॉमन लॉ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर कॉमन लॉ फॉलो होता है, वहाँ पे जब हम अपना बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, बहुत ही डिटेल्ड बनाते हैं ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि डिस्प्यूट हो। हम चाहते हैं डिस्प्यूट हो ही ना, बिकॉज वी नेवर नो कि जो कोर्ट है वो पिछले कौन से केस को देख के जजमेंट बनाने वाली है। तो बिजनेस जब अपना एग्रीमेंट बनाते हैं उनको सारे पॉसिबल सिनेरियोज़ को कवर करना चाहिए अपने एग्रीमेंट में टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पर जो जजेस होते हैं उनके पास बहुत ही पावर होती है कि वो रियल लाइफ केसेस को स्टडी करें और उनके बेसिस पर अपना इंटरप्रिटेशन दें, अपना डिसीजन बनाएं। तो ये जो हमारा कॉमन लॉ का सिस्टम होता है ये मोस्टली जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलर है, जिनका हिस्टोरिकल ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, जैसे कि यूएसए, यूके एंड कनाडा। नेक्स्ट इज सिविल लॉ। सिविल लॉ एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जिसमें क्या होता है, कोडिफाइड स्टैट्यूट्स एंड लॉज होते हैं, मतलब जितने भी लॉज होते हैं वो रिटर्न में होते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं। ये जो सिस्टम है, सिविल लॉ सिस्टम है, ये मोस्टली हमें यूरोप में देखने को मिलता है, लैटिन अमेरिका में एंड कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया। तो जैसे कि कॉमन लॉ था उसमें क्या होता था, कोर्ट्स जो है प्रीसिडेंट्स पुराने केसेस पे रिलाई करते थे, बट सिविल लॉ सिस्टम में क्लियरली रिटन लीगल कोड्स होते हैं, पूरे लॉज एंड रेगुलेशन सब कुछ लिखा हुआ होता है और जजेस को उसको फॉलो करना होता है। यानी कि जो लॉज है वो फिक्स्ड रहता है, डिटेल्ड में लिखे रहते हैं, इंटरप्रिटेशन करने की जो नीड है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। जजेस जो है वो लेस एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो सिंपली जो लिखा हुआ है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे कि फ्रांस हो गया, वहाँ पर अगर कोई बिजनेस डिस्प्यूट हुआ तो उसको सेटल कैसे किया जाएगा, जो वहाँ का फ्रेंच सिविल कोड लिखा हुआ है वो एक पूरा लॉ, उसको फॉलो किया जाएगा, ना कि वो किसी पुराने कोर्ट के डिसीजन को देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, वो कोई भी पास्ट कोर्ट डिसीजंस पे रिलाई नहीं करेंगे, जो उनका फ्रेंच सिविल कोड है उसको रेफर करेंगे एंड उस बिजनेस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। सो दिस इज बेस्ड ऑन कोडिफाइड स्टैट्यूट्स एंड लॉज। देन कॉन्टेक्ट्स आर ब्रीफ एज लॉज प्रोवाइड डिटेल्ड गाइडलाइंस। क्योंकि जो लॉज हैं उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें जो रूल्स हैं वो सब डिटेल में लिखे हुए हैं,
तो अगर कोई बिजनेस वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है सिविल लॉ कंट्रीज़ में, वो शॉर्टर होते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमन लॉ सिस्टम्स। बिजनेसेस को सारे पॉसिबल सिनेरियोज अपने एक कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करने की नीड नहीं होती है। जैसे कि अगर कोई एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है जर्मनी में, वो शॉर्ट होगा क्योंकि जो जर्मन सिविल कोड है वो ऑलरेडी डिफाइन करता है कि बायर्स एंड सेलर्स की क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो वो हमें हमारे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मोस्ट कॉमन लीगल सिस्टम है जो कि ओवर 60% कंट्रीज़ में ये ही फॉलो होता है, सिविल लॉ। नेक्स्ट हमारा जो लीगल सिस्टम है दैट इज़ रिलीजियस लॉ। इसको हम लोग बोल सकते हैं थियोक्रेटिक लॉ। इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट एंड ट्रेडिशंस। बिजनेस प्रैक्टिसेस मस्ट अलाइन विद रिलीजियस प्रिंसिपल्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो जो हमारा रिलीजियस लॉ सिस्टम होता है वो एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। इसमें जो लॉज हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, जो रिलीजियस टेक्स्ट है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, वहाँ के ट्रेडिशंस एंड प्रिंसिपल्स, उनके ऊपर हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क होता है वो बेस्ड होता है। इन सिस्टम में जो लॉज हैं उनको जो सीक्रेट स्क्रिप्चर्स होते हैं रिलीजन्स के, उनमें से डिराइव किया जाता है, लॉ बनाया जाता है। एंड जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ होती है, जो भी रिलीजियस लीडर्स होते हैं पर्टिकुलर रिलीजन के, वो लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। ये जो हमारा लीगल सिस्टम है ये स्पेशली हमें थियोक्रेसीज़ में फाउंड होता है, मिलता है, जहाँ पे जो रिलीजन है और गवर्नमेंट है वो क्लोजली लिंक्ड होती हैं। तो मतलब जो भी हमारी होली बुक्स होती हैं उसमें से अगर लॉ बन रहा है दैट विल बी अ रिलीजियस लॉ। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो कोर्ट्स एंड जजेस होते हैं उसमें भी जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में जो लॉ है वो कुरान एंड हदीस पे बेस्ड है एंड जजेस जो हैं वो शरिया अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका बिजनेस है ना, आप किसी ऐसी कंट्री में बिजनेस करो जहाँ पे रिलीजियस लॉ लगता है, तो आपको वहाँ का जो एथिकल एंड रिलीजियस गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम इस्लामिक फाइनेंस की बात करें जो कि काफ़ी कंट्रीज़ में लगता है, उसमें इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग मतलब लोन पे इंटरेस्ट देना जो है वो प्रोहिबिटेड होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे रूल्स, रिलीजियस रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप एक ऐसी कंट्री में बिजनेस करो जहाँ पे रिलीजियस लॉ लग रहा है। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि अल्कोहल, गैम्बलिंग, पोर प्रोडक्ट्स, ये जो है रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, बैन रहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं रिलीजियस लॉ। तो यहाँ पे जो जजेस होते हैं उनको रिलीजियस ट्रेनिंग दी जाती है, वो रूलिंग्स इशू करते हैं स्क्रिप्चर्स, ट्रेडिशंस के बेसिस पे। इवन जो पनिशमेंट्स होती हैं वो भी रिलीजियस डॉक्ट्राइंस के बेसिस पे होती हैं। तो कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि रिलीजियस लॉ फॉलो करती हैं वो है सऊदी अरेबिया, इट फॉलोज शरिया लॉ, एंड देयर इज़ वेटिकन सिटी दैट फॉलोज कैनन लॉ जो कि क्रिश्चियन लीगल सिस्टम है। तो जो रिलीजियस लॉ होता है उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस है कि मोरल एंड एथिकल गवर्नेंस होती है, जो लॉ है वो रिलीजियस वैल्यूज़ पे, सोशल मोरालिटी पे फॉलो करते हैं। देन जो लीगल सिस्टम है वो अलाइन करता है लोगों के रिलीजियस बिलीव्स के साथ, तो वो लोग उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम आती है। लॉ हमारा एंशिएंट टैक्स पे बना जो कि शायद आज के लिए सूटेबल ना हो। कुछ इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ सकती हैं। एंड कुछ ऐसे लॉज भी होते हैं रिलीजियस लॉज जो कि पर्सनल फ्रीडम को, जेंडर राइट्स को, इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन सारे मैटर्स के ऊपर। और इट्स ओवर लास्ट लीगल सिस्टम इज कस्टमरी लॉ। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। इट ऑफन को एग्जिस्ट विद फॉर्मल लीगल सिस्टम जैसे कि सम अफ्रीकन एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। सो जो कस्टमरी लॉ होता है एक लीगल सिस्टम होता है जो कि ट्रेडिशंस पे, कल्चरल प्रैक्टिसेस पे, कम्युनिटी नॉर्म्स पे बेस्ड होता है, जो कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स पास ऑन हुई है। तो बेसिकली ये रूल्स होते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड्स होते हैं जो कि कौन डिटरमाइन करता है, जो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एल्डर्स होते हैं, चीफ्स होते हैं, कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं, ना कि कोई फॉर्मल कोर्ट्स। इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं कस्टमरी लॉ। जैसे कि कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स के अंदर लैंड ओनरशिप, मैरिज लॉ से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, मतलब जो नेशनल लॉज है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे ये जो हमारा कस्टमरीज लॉज होते हैं वो फॉर्मल लीगल सिस्टम तो है, उसके साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक कंट्री है वहाँ पे सिविल लॉ भी है, साथ ही साथ कुछ रीजन्स में कस्टमरी लॉ चलता है। तो कस्टमरी कोर्ट्स जो लोकल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हैंडल करता है, और जो नेशनल कोर्ट्स होते हैं वो लार्जर लीगल इशूज़ को हैंडल करते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो कस्टमरी लॉ होते हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे मैरिज से रिलेटेड इशूज़, लैंड इनहेरिटेंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। बट साथ ही साथ वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी ऑपरेट करता है। बट ये जो मैटर्स हैं स्पेसिफिक, इनके लिए कस्टमरी लॉज फॉलो किए जाते हैं। तो मेनली जो कस्टमरी लॉज होते हैं वो हमें रूरल, इंडिजीनियस और ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये हमने पढ़े हैं 4 टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम्स, कॉमन लॉ, सिविल लॉ, रिलीजियस लॉ और कस्टमरी लॉ। अब हम किस कंट्री में बिजनेस करने चाह रहे हैं, वहाँ पे कौन सा लॉ लगता है, देखते हैं कि वो हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट वेरीज बाय लीगल सिस्टम अफेक्टिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस। तो जो हमारी कॉमन लॉ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होता है, जो भी आपको अग्रीमेंट्स बनाने होते हैं वो बहुत डिटेल में बनाने होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। वहीं जो सिविल लॉज कंट्रीज़ होती है जहाँ पे कोडिफाइड रूल्स होते हैं, रिटन लॉज होते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिंपलर होते हैं, इतना ज़्यादा उनमें हमें कॉन्टेंट डिटेल्ड नहीं लिखना होता।
तो कोई भी अगर ऐसी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो इन्वेस्ट करी ऐसी कंट्री में जहाँ पे पुअर कॉन्टैक्ट इन्फोर्समेंट है, वो हेजिटेट करेगी क्योंकि बाद में कुछ लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इसका रिस्क है. सो देन वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज प्रोटेक्ट इनोवेशंस एंड ब्रांड्स. ये तो बहुत ही ईजी. अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है वो स्ट्रॉन्ग है तो इससे इनोवेशन प्रमोट होगी, इनकरेज होगी, ब्रांड को एक सिक्योरिटी मिलेगी. वहीं अगर उस पर्टिकुलर कंट्री के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के ऊपर लॉज है वो वीक है तो हो सकता है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो पायरेट हो जाए, पायरेसी के रिस्क है, काउंटरफीटिंग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज़ करने का रिस्क है. तो जो कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो उसी कंट्री में जाना पसंद करेंगी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग आईपी लॉज हैं. नेक्स्ट इज लेबर लॉज रेगुलेट हायरिंग, वेजेस एंड वर्कर राइट्स. तो लेबर लॉज क्या होते हैं? लेबर लॉज होते हैं वो लॉज जो कि बताते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या राइट्स होने चाहिए, उनको कैसी वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए, कितने मिनिमम वेजेस आपको देने ही चाहिए, कैसे वर्कर्स को हायर करना चाहिए. ये सब चीज़ें लेबर लॉज गवर्न करते हैं. तो अगर कोई ऐसी कंट्री होती है जहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट लेबर लॉज होते हैं तो अगर हम बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखें तो उनके लिए जो कंप्लायंस कॉस्ट है बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगी. जो गवर्नमेंट बोल रही होती है हमें वेजेस देने पड़ेंगे, वो सारे राइट्स देने पड़ेंगे, पेड लीव्स देनी पड़ेंगी. तो ऐसे इन्वायरमेंट्स में जो बिजनेसेस हैं वो बिज़नेस करना पसंद नहीं करेंगे. वहीं अगर कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे फ्लेक्सिबल लेबर लॉज है, जहाँ पे हायरिंग एंड फायरिंग ईजी है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कितना वेज दे, कितना कैसी वर्किंग कंडीशंस दे, तो ऐसे कंट्रीज़ में बिजनेसेस ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं ऑपरेट करने के लिए. जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपनी जो जॉब्स हैं उन्हें आउटसोर्स करती हैं ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होती है और कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. नेक्स्ट इज एंटी ट्रस्ट एंड कॉम्पिटिशन लॉज प्रिवेंट मोनोपोलीज. तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसे लॉज भी होते हैं जो कि मोनोपोलीज को प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी ऐसा ना हो कि एक ही बिजनेस रूल कर रहा है पूरे इकोनॉमी को, प्राइस फिक्सिंग ना हो और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो. तो ये लॉज बनाए जाते हैं फेयर कंपटीशन को एनकरेज करने के लिए एंड कंज्यूमर्स को चॉइस देने के लिए. तो कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलेट करती हैं टेक जॉइंट्स को ताकि कोई भी जो है लाइक मार्केट में डोमिनेट ना करे. तो इन सारे वेज में जो लीगल इन्वायरमेंट है वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज की चैलेंजेस इन पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट. फर्स्ट इज पॉलिटिकल रिस्क. तो पॉलिटिकल रिस्क का मतलब होता है वो अनसर्टेनिटी जो कि बिजनेस को हो सकती है गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से. जैसे कि पहला है एक्सप्रोप्रिएशन. इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट एसेट्स को टेक ओवर कर लेती है. ये भी एक हमारा रिस्क होता है, चैलेंज है एक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए. देन पॉलिसी चेंजेस. जो कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करती रहती है टैक्स पॉलिसीज़, लेबर लॉज, इससे भी बिजनेस के प्लान्स डिस्टर्ब हो सकते हैं. एंड इंस्टेबिलिटी जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जा रही है, तो इससे बिजनेसेस बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होंगी. सेकेंड वन इज रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी. तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ट्रेड, टैक्सेशन, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उनको चेंज करती रहती है. जैसे कि मान लो कि कोई कंट्री है उसने एकदम से जो टैरिफ्स हैं इम्पोर्ट्स पे वो बढ़ा दिए. इससे क्या हुआ? फॉरेन प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे उस कंट्री में क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा. तो जो बिजनेसेस होते हैं ना उनको ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि कि जो न्यू रेगुलेशन है उनको वो अडेप्ट कर पाए. और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें कॉस्टली हो सकती हैं तो इसलिए ये भी एक चैलेंज होता है. थर्ड वन इज़ लीगल बैरियर्स. हर एक डिफरेंट कंट्री का अपना खुद का लीगल सिस्टम होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कि कॉम्प्लिकेट करता है कि ऐसे आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ऐसे आपको डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जो एक कंपनी है जो कि यूएस में और चाइना में बिजनेस कर रही है, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि यूएस में एप्लीकेबल होता है हो सकता है वो चाइना में ना हो. तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की. तो अगर कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है तो उनको लीगल एक्सपर्ट्स रखने चाहिए जिससे कि वो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ से डील कर सकें. एंड द फोर्थ पॉइंट इज करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी. कुछ कंट्रीज़ में ब्राइब देना बहुत ही कॉमन है. अगर आपको कोई बिजनेस करने के लिए वहाँ पे अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, इवन अगर आपको कोई बेसिक पेपर वर्क भी करवाना है तो भी वो आपसे ब्राइब लेंगे. कुछ कंट्रीज़ में ऐसा कल्चर है, मतलब वो ऐसा बोल देते हैं कि आपको ना एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी अपने बिजनेस को स्पीड अप, मतलब जल्दी से उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. और कई कंट्रीज़ जैसे कि हमारा खुद का इंडिया, यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्रोसेस होते हैं बहुत ही स्लो, बहुत ही इनएफिशिएंट होते हैं, लोग काम ही नहीं करते हैं जिससे कि बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है स्मूथली ऑपरेट करना. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए ड्यू टू हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट. अब क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें इनका सोल्यूशन देखना है कि अगर कोई भी बिजनेस है वो किसी कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स भी होगी, वहाँ पर लॉ एंड रेगुलेशंस भी होंगे, तो कैसे हमें उन सब चीज़ों को मैनेज करके चलना है उसकी हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बताई गई है. लेट्स सी. फर्स्ट वन है हमारी पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, दैट इज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सप्रोप्रिएशन, पॉलिटिकल वायलेंस. तो अगर कोई भी कंट्री किसी ऐसी अनस्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो उनको क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस बाय कर लेनी चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए. मान लो गवर्नमेंट ने एक्सप्रोप्रिएशन किया यानी आपके जो एसेट्स हैं उनको टेक ओवर कर लिया, या पॉलिटिकल वायलेंस हो गया कंट्री में, तो अगर आप ऐसी किसी कंट्री में जा रहे हो तो आप एक किसी एजेंसी से, किसी प्राइवेट एजेंसी से, या फिर हमारा एक MIGA है दैट इज़ मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इनमें से किसी एक से आप इंश्योरेंस परचेज करके चलना ताकि आपको कोई लॉस ना हो. देन सेकंड वन इज़
जॉइंट वेंचर्स एंड लोकल पार्टनरशिप्स एज इट हेल्प्स नेविगेट लोकल लॉज एंड पॉलिसीज़। देखो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पर आपको अगर वहाँ पर फॉरेन कंपनी मतलब वहाँ पे अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको वहाँ के किसी लोकल फर्म के साथ पार्टनर करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर खोलना पड़ेगा। और कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप पार्टनर करते हो किसी लोकल कंपनी के साथ तो आपको रेगुलेशंस को कंप्लाई करने में, वहाँ के पॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि टेस्ला ने चाइना में जो शंघाई गीगा फैक्ट्री लगाई है, वहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ फर्म के साथ पार्टनर किया है, इससे कि वो वहाँ के जो लोकल रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई कर सके और गवर्नमेंट सपोर्ट भी उनको मिल सके। नेक्स्ट इज लॉबिंग एंड गवर्नमेंट रिलेशंस, इट इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी डिसीजंस। तो कंपनीज क्या प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं कि वो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के, उनके साथ एंगेज करते हैं ताकि कि जो डिसीजंस हों, जो पॉलिसीज़ बने वो उनके फेवर में आए। जैसे कि गूगल एंड अमेजोन होते हैं, वो बहुत ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते हैं यूएस गवर्नमेंट को लॉबी करने के लिए, जिससे कि वो उनके साथ जो है मीटिंग्स करते हैं, जैसे कि जो डेटा प्राइवेसी, टैक्सेशन, कंपटीशन लॉज होते हैं वो अपने फेवर में उनको शेप करवा सके। एंड द फोर्थ वन इज कंप्लायंस एंड लीगल एडवाइजरी टीम्स एज दे इंश्योर एडहेरेंस टू लॉ। तो अगर कंपनी एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम बना लेती है अपने बिजनेस के अंदर तो फिर उनको जो है बहुत ही ईजी होगा कि वो सारे जो भी नेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं जो कि उनको फॉलो करने चाहिए वो फॉलो कर पाएंगे। तो जैसे जैसे उस पर्टिकुलर कंट्री के लेबर लॉज चेंज हो रहे हैं, टैक्स कोड्स चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट रेगुलेशंस चेंज हो रही है, वैसे वैसे जो कंपनीज़ हैं वो भी अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करते हुए चलेंगे अगर हमारा एक अलग से डिपार्टमेंट होगा लीगल टीम का। जैसे जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है जैसे कि कोका कोला, उनका एक डेडिकेटेड लीगल डिपार्टमेंट होता है जो कि कंप्लाइंस हैंडल करता है कि जो भी कंट्री में वो ऑपरेट करें वहाँ के लॉज एंड रेगुलेशंस को हम कंप्लाई कर रहे हैं कि फिर नहीं। तो इस तरीके से हम लोग जो है मैनेज कर सकते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क। हम इंश्योरेंस लेके वहाँ की कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर करके, गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करके, यानी उनके साथ मीटिंग्स करके, अपने फेवर में पॉलिसी डिसीजंस करवा के और अपनी एक अच्छी सी लीगल एडवाइजरी टीम बना के हम लोग जो है मैनेज कर सकते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क। द लास्ट टॉपिक इज़ कंक्लूजन। जो पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम होता है वो शेप करता है इंटरनेशनल बिजनेस का सक्सेस। यानी कि जो भी फर्म है उसको क्या करना चाहिए, रिस्क एनालिसिस करना चाहिए। किसी भी कंट्री पे बिजनेस करने जा रहे हो, देखो क्या उनका पॉलिटिकल सिस्टम लगता है वहाँ पे, क्या कैसे हमें इसको टैकल करना है, कौन सा लीगल सिस्टम लगता है, हमें उसको कैसे कैसे कंप्लाई करना है, वो सब करो। यानी अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप करो ताकि आप डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स में हर एक कंट्री में अलग अलग लॉज, अलग अलग रेगुलेशंस लगते हैं, तो ताकि आप उनको कंप्लाई कर सको और वहाँ पर आप थ्राइव कर सको। इसमें लिखा है पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम शेप द सक्सेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। फर्म्स मस्ट कंडक्ट रिस्क एनालिसिस, follow legal compliance and develop adaptive strategies to thrive in diverse global markets. With this हमारा जो रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम्स है इंटरनेशनल बिजनेस में वो हमने फुल डिटेल में कंप्लीट किया है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड टॉपिक दैट इज कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड वी विल आल्सो बी स्टडिंग हॉफस्टीड्स डायमेंशंस ऑफ कल्चर। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कोई भी बिजनेस है वो इंटरनेशनली जा रही है किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करने, तो उस पर्टिकुलर कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ का लीगल सिस्टम कैसा है, वो कैसे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, वो हमने देखा था। नाउ इन दिस टॉपिक हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कंट्री का जो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है वो कैसे एक बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे कि हम इंडिया में और हम लोग जापान में अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो जापान का कल्चरल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेगा और उससे हमें कैसे डील करना है वो हमें इस टॉपिक में देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि कल्चरल एनवायरनमेंट होता क्या है। सो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द बिलीव्स, वैल्यूज, customs and social behaviors that influence business operations in different countries। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर कंट्री का जिसमें हम बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उनके कस्टम्स क्या हैं, क्या ट्रेडिशंस वो लोग फॉलो करते हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या वहाँ पर कल्चर चलता है, कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, वहाँ के लोगों का सोशल बिहेवियर कैसा है। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो ओवरऑल कल्चर है वो कैसा है और वो हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। कि वहाँ के लोग क्या प्रेफर करते हैं वो डिपेंड करता है उनके कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे, उनके रिलीजन पे, तो हमारे बिजनेस पे भी उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। इसलिए हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। Understanding cultural differences is essential for success in global markets because misunderstanding local cultures can lead to business failures, conflict and lost opportunities। कल्चरल डिफरेंसेस को समझना, हम इंडिया में हैं, हमें यहाँ का कल्चर अच्छे से पता है, बट इफ़ वी गो टू डू अ बिजनेस इन जापान वी डोंट नो द कल्चर देयर।
तो वहाँ का कल्चर अलग होगा और यहाँ का कल्चर अलग होगा। तो अगर हमें वहाँ पर बिजनेस करना है तो वो जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो हमें समझने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें सक्सेस अचीव करनी है। अगर हम वहाँ का कल्चर मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारा बिजनेस डेफिनेटली फेल होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हम लूज़ कर देंगे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस भी कंट्री में हम बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ का जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, वहाँ के लोगों का कल्चर जो है वो हमें अच्छे से समझना चाहिए एंड देन अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, अपनी सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना चाहिए। एक एग्जाम्पल है जैसे कि 1996 में जब मैकडोनल्ड ने इंडिया में एंटर किया था तो उन्होंने इंडिया के टेस्ट से अडाप्ट करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट किए थे। जैसे कि उनके मेन्यू में जो बीफ बर्गर होता था, पोर्क होता था, वो सब इन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दिया था और साथ ही साथ मैक आलू टिक्की बर्गर भी इंट्रोड्यूस किया था। ये सब तो इन्होंने अच्छा किया। बट इन्होंने क्या किया इनिशियली 1996 की बात हो रही है, 1996 की बात हो रही है और वहाँ पर उन्होंने जो बर्गर का प्राइस रखा था दैट वाज ₹20। उन्हें लगा कि ये अफोर्डेबल है। बट एक्चुअली में लोग क्या करते थे वहाँ पर उस समय हमारे समोसास वड़ा पाव 5 या 10 रुपए के मिलते थे। तो इसलिए इसकी जो सेल थी वो इतनी नहीं हुई है क्योंकि लोगों को इसकी प्राइसिंग बहुत ही एक्सपेंसिव लगी, स्पेशली जो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स थे उनको। काफ़ी सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे मैकडोनल्ड को चीप फास्ट फूड के लिए जाना जाता है, पर इंडिया में इसको एक फॉरेन लग्जरी ब्रांड की तरह देखा गया क्योंकि जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी वो हमारा जो लोकल्स की प्रेफरेंस थी उसको मैच नहीं किया। तो जितनी भी हमारी बहुत सारी इंडियन फैमिलीज थी वो इवन मैकडोनल्ड्स विजिट करने में भी हेसिटेट करते थे। और जो मतलब क्योंकि उनका जो मेन टारगेट होता था वो था कि जो लोकल ऑल्टरनेटिव्स हैं चीप होते थे तो वो उनको प्रेफर करते थे। तो इसलिए मैकडोनल्ड्स को बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में बिल्कुल भी सेल्स नहीं हुई। तो फिर मैकडोनल्ड ने क्या किया, उन्होंने ये जो प्राइस था मैक आलू टिक्की का उसको उन्होंने ₹7 कर दिया। इसमें नॉट जस्ट ₹7 कर दिया, इसके साथ एक ₹5 का सॉफ्ट ड्रिंक कॉम्बो भी दिया। इससे जो है वो स्ट्रीट फूड के साथ मोर कॉम्पिटिटिव बन पाए एंड फिर उनकी जो सेल्स थी वो बूम हो गई। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या प्रेफरेंस रहता है, क्या कल्चर है, क्या वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं। वो सब चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना हम लोग को बिजनेस फेलियर्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसी से हम लोग समझ चुके हैं कि कल्चर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अब इसको पॉइंट्स में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट, इट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग हैबिट्स। किसी पर्टिकुलर कंपनी का कंट्री का कल्चर कैसा है वो इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर कैसे रहेगा, उनके बाइंग हैबिट्स कैसे रहेंगे। देन इट ऑल्सो अफेक्ट नेगोशिएशन स्टाइल्स एंड बिजनेस एटिकेट्स। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री का कल्चर कैसा है उससे हमें पता चलेगा कि वहाँ के लोगों का नेगोशिएशन स्टाइल कैसा है, उन वहाँ के लोगों का जो बिजनेस एटिकेट है वो कैसा है। इससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम बताएंगे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका नेगोशिएशन स्टाइल ऐसा है तो आपको ऐसे बिहेव करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि जापान है, वहाँ का जो नेगोशिएशंस है वो बहुत ही स्लो और इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब अगर किसी को किसी डील में नेगोशिएट भी करना है तो वैसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो रिस्पेक्ट पे होता है, हायरार्की पे होता है। बहुत ही रिस्पेक्टफुल वो लोग बिहेव करते हैं प्रोफेशनली। एंड वो लोग प्रेफर करते हैं कि पहले एक रिलेशनशिप बिल्ड हो बिफोर हम लोग डील्स को डिस्कस करें। तो जो मतलब डायरेक्टली नो बोलना जो है वो उसको अवॉइड किया जाता है जापान के कल्चर में और ये उनके बिजनेस डीलिंग्स में भी दिखता है। बट अगर आप वहीं इंडिया में आ जाओ तो इंडिया के कस्टमर्स कैसे नेगोशिएट करते हैं वो तो आपको अच्छे से पता होगा। सिमिलरली जो अमेरिकन होते हैं वो भी डायरेक्ट फास्ट पेस नेगोशिएशन करते हैं, जल्दी से जल्दी डील को क्लोज करना प्रेफर करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर किसी चीज़ को डिसएग्री करना है वो करने में कंफर्टेबल होते हैं, जबकि जापान के कल्चर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर कोई बिजनेस जापान में जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, वहाँ के लोगों से डील कर रहा है, तो उसका जो वे होगा वो डिफरेंट उसको यूज़ करना चाहिए। एंड अमेरिका में जा रहा है तो वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग उसको अपना नेगोशिएशन स्टाइल भी चेंज करना चाहिए। तो मान लो कि कोई अमेरिकन कंपनी, कोई यूएस की कंपनी अगर जापान में नेगोशिएट करने गई है और उसको ये डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता कि भाई उनका कल्चर अलग वर्क करता है, वहाँ के लोगों का अलग बिहेवियर है, तो हो सकता है कि जापान के लोगों को लगे कि ये जो कंपनी है इसके जो ऑफिशियल्स हैं बहुत ही रूड है, बहुत ही इम्पेशेंट है, इससे जो उनकी डील है वो भी हार्म हो सकती है। तो दूसरे बंदे का जो नेगोशिएशन स्टाइल है, उनका जो कल्चर है वो समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन इट शेप्स वर्क प्लेस वैल्यूज एंड एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्री का कैसा इन्वायरमेंट है वो हमें बताएगा कि हमारी जो वर्क प्लेस होने वाला है। मेरे को लाइक अगर कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस एस्टेब्लिश कर रही है तो जो उनका वर्क प्लेस होगा वहाँ पे क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या वैल्यूज होने चाहिए, वो सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। उनको समझना पड़ेगा इंडिया का कल्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्क प्लेस के जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है वो बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोग जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव करते हैं। तो वो चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स हो, इतना समय तुमने हमें बोला कि इतने समय तुम्हें काम करना है, इसके बाद जब हमारे ऑफिस आवर्स कंप्लीट हो गए उसके बाद हमें कोई भी ईमेल्स नहीं आने चाहिए ऑफिस की तरफ से। तो जो वर्क प्लेस होता है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, रूल बेस्ड होता है।
और एम्प्लॉइज क्लियर गाइडलाइंस एक्सपेक्ट करते हैं। बट वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो जो वर्क प्लेसेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में फंक्शन करते हैं। तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऐसे काफ़ी कंपनीज़ में देखा जाता है, स्पेशली इन बिग फोर्स, कि बियॉन्ड ऑफिस आवर्स जो है एम्प्लॉयज़ से काम करवाया जा सकता है। तो ये कल्चरल डिफरेंस हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो अगर कोई कंपनी है, मान लो कि वो यूएस की कंपनी है और वो जर्मनी में बिजनेस करने जा रही है, तो उनको ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। बट जब वो इंडिया में बिजनेस करने आते हैं तो उनको पता है कि यहाँ का कल्चर है, लोग काम करते रहते हैं, ऑफिस के बाद भी इनसे काम करवाया जा सकता है, तो वो यहाँ पे यहाँ के लोगों से वो काम करवाते हैं। तो ये चीज़ होती है जो कि प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती है। बट हाँ, एक पर्टिकुलर कंट्री का जो कल्चर होता है वो हमारा शेप करता है कि हमारा जो वर्क प्लेस है उसकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए। देन डिटरमाइंस मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज। सो ऑब्वियसली अगर हमें किसी कंट्री में बिजनेस करना है तो वहाँ के हमें कैसे एडवर्टाइज करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, वो भी डिपेंड करेगा वहाँ के कल्चर के ऊपर। जैसे कि इसका एक बहुत ही फनी एग्जांपल है। तो पेप्सी जो है, पेप्सी जब चाइनीज मार्केट में एंटर करी तो अभी उनका जो स्लोगन है उसको भी उनको चाइनीज की लैंग्वेज, चाइनीज इज नॉट अ लैंग्वेज, आई थिंक दे फॉलो मैंडरिन। तो जो वहाँ की लैंग्वेज है वहाँ पर ट्रांसलेट किया गया, उनका जो स्लोगन था उसका इंग्लिश में था वो, कम अलाइव, यू आर इन द पेप्सी जनरेशन। तो उसको जब मैंडरिन में ट्रांसलेट किया गया तो ट्रांसलेशन बताए क्या उसका मीनिंग बन गया, पेप्सी ब्रिंग्स योर एंसेस्टर्स बैक फ्रॉम द डेड। तो डेफिनेटली ये तो चाइनीज लोगों को ऑफेंड करने ही वाला था, तो ये हुआ। एंड ये जो कैंपेन थी पेप्सी की वो फेल हो गई और पेप्सी को वापस से अपने स्लोगन पे रीवर्क करना पड़ा उस मार्केट के लिए। तो कंपनीज को बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि जो उनकी एडवर्टाइजिंग है वो वहाँ की कल्चरल वैल्यूज एंड लैंग्वेज, मतलब आपको लैंग्वेज भी तो पता होनी चाहिए, आप ट्रांसलेट करो तो सही करो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ये तो था ये था पेप्सी का एग्जाम्पल। कोका कोला ने क्या किया, जब कोका कोला इंडिया सॉरी चाइना में गया तो बताए चाइना में लाइक दिस इज कोका कोला, तो वहाँ का एक फ्रेज होता है EOKLE। सो इसका जो मीनिंग होता है वो है हैप्पीनेस इन द माउथ। तो इन्होंने कोका कोला की जगह अपना नाम ही चेंज कर लिया वहाँ के लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर को चेंज अडेप्ट करने के लिए, ताकि वहाँ के लोग जो है इससे ज़्यादा रिलेट कर पाए। इसलिए उन्होंने अपना ब्रांड नेम ही चेंज कर लिया। तो इस तरीके से जो कंट्रीज सॉरी कंपनीज होती हैं वो जो कंट्री होती है उसके कल्चर को समझती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को अडेप्ट करती हैं। और अगर वो नहीं करेंगी या कोई गलती कर देंगी तो फिर उनके बिजनेस को नेगेटिव इफेक्ट भी झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स किस चीज़ के, कल्चरल इन्वायरमेंट के बिजनेस में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री है उसका हम बोले कल्चर कल्चर कल्चर, तो कल्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हम यहाँ पर देखनी है और वो कैसे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। सबसे पहला है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रेफर किया जाता है, मतलब अगर आप कोई बिजनेस डील कर रहे हो, नो बोलना है तो वो क्लियरली आपको नो बोल देंगे, क्रिटिसिज्म देना है क्लियरली देंगे। बट कुछ कंट्रीज होती है लाइक जापान, चाइना एंड इवन इंडिया, जहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है ज़्यादातर। इवन लाइक अगर आपको अपने किसी सुपीरियर को अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म देना है या फिर अपने कोई बात रखनी है तो आप डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे, बिकॉज हमारा कल्चर ही ऐसा है, हम लोग उनसे डायरेक्टली बोलने की कोशिश करेंगे या फिर शायद बोले भी ना। तो ये होता है कि हर कंट्री का जो कम्युनिकेशन का वे होता है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे कि जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वाली कंट्रीज़ हैं उनको अगर किसी चीज़ पे डिसएग्री करना है तो शायद वो डायरेक्टली ना बोलें कि आई डिसएग्री, वो अपने रिस्पॉन्स को सॉफ्टन कर देंगे ताकि कन्फ्रंटेशन अवॉइड हो और हार्मनी मेंटेन रहे। बल्कि अगर जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाली कंट्रीज़ हैं वो क्लियरली बोल देंगी कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है इन पर्टिकुलर लोगों की वजह से, वो डायरेक्टली वो फोकस करते हैं क्लैरिटी पे, एफिशिएंसी पे, और ओपनली डिसएग्री कर देता है। देन बिजनेस लैंग्वेज डिफरेंसेस, कि उस पर्टिकुलर कंट्री के लैंग्वेज कौन सी है, वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज चलती है। काफ़ी जो इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं वैसे तो हम इंग्लिश में काम कर सकते हैं, बट मार्केटिंग करने के लिए, कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमें वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी समझनी चाहिए। हमें मतलब कोई पर्सन होने चाहिए, टीम होनी चाहिए जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज को अच्छे से समझती है एंड हमारे प्रमोशंस मार्केटिंग वगैरह हैंडल करे। जैसे कि हमने पेप्सी के एग्जाम्पल में देखा, उनका जो ट्रांसलेशन फेलियर हुआ उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलिश फेस करना पड़ा। तो हमें वहाँ की जो लैंग्वेज डिफरेंसेस है उनको भी समझ के चलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज रिलीजन एंड एथिक्स। तो दूसरा एलिमेंट जो है हमारा रिलीजन एंड एथिक्स, इसका मतलब है कि जो रिलीजन होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का, वहाँ के जो एथिक्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को। कैसे करता है कि बिजनेस आवर्स कितने होने चाहिए, कब कब हमें हॉलीडेज देनी है, डिपेंड करेगा वहाँ पे क्या रिलीजन फॉलो होता है, उनकी क्या स्पेशल डेज है जहाँ पे हम ओपन नहीं कर सकते हैं, वहाँ के लोगों का फूड चॉइस क्या है, कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, वो लोग वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, उसके अकॉर्डिंग फूड चॉइसेस, ड्रेस कोड हम लोग उस पर्टिकुलर कंट्री के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो हर एक पर्टिकुलर रीजन का अपने खुद के एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस अगर वहाँ पर बिजनेस करने जा रही है तो वहाँ के हमें रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए।
जैसे कि अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पर जो बिज़नेसेस होते हैं उनको इस्लामिक लॉ फ़ॉलो करना पड़ता है। यानी कि उनको जो फ्राइडे होता है वहाँ पर उसमें क्लोज़ रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी स्पेशल प्रेयर्स होती हैं। इसी तरह से अगर कोई फॉरेन बिज़नेस इंडिया में आ रहा है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंट्री में, होम कंट्री में, वहाँ पे दिवाली की, होली की छुट्टी नहीं होगी। बट अगर वो इंडिया में आ रहे हैं, उनको यहाँ का रिलीजन समझना पड़ेगा कि यहाँ के लोग ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर इन फेस्टिवल्स पे छुट्टी देनी पड़ेगी। और कुछ पर्टिकुलर रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल वेजिटेरियन लोग रहते हैं, तो वहाँ का जो फूड है वो भी बिल्कुल वेजिटेरियन होना चाहिए, लोगों के कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लाइक कोई कंपनी है, यूएस से आ रही है, वहाँ पे बीफ बनता है, बट अगर वो कंपनी वो लंच में अपने एम्प्लॉयज़ को बीफ देते हैं, बट अगर वो इंडिया में बिजनेस करने आएंगे तो वो ये सेम प्रैक्टिस इंडिया में नहीं कर सकते। थर्ड वन इज सोशल नॉर्म्स एंड बिजनेस एटिकेट्स। इसमें चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि ग्रीटिंग्स, टाइम परसेप्शन, बिजनेस हिरार्की, डिसीजन मेकिंग का स्टाइल। मतलब वो सब चीज़ें जो कि बिजनेस में नॉर्मली प्रैक्टिस की जाती हैं। सोशल नॉर्म, सोसाइटी में जो चीज़ प्रैक्टिस की जाती हैं, बिजनेस एटिकेट्स जो हैं कंट्री के, उस पर्टिकुलर कंट्री के, वो भी हमें अडाप्ट करने चाहिए। कुछ कल्चर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअलिज्म प्रेफर करते हैं और कुछ कल्चर्स होते हैं जो कलेक्टिविज्म प्रेफर करते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो जैसे कि यूएस है, तो वहाँ के लोग क्यों जॉब्स करते हैं, क्योंकि दे जस्ट हैव टू पे देयर बिल्स। उनकी ऐसी बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनके अंदर कोई, उनकी जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक नहीं होती। बट वहीं अगर हम एक इंडियन पर्सन को देखें तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कलेक्टिविज्म, पूरी लोगों के साथ लाइक सोशल वेलफेयर करना, वो सब चीज़ें उनके अंदर, उनके कल्चर में है इनबिल्ट। इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं कल्चर के, जैसे कि जापान में एक बिजनेस प्रैक्टिस होती है कि लोग जो है बिजनेस कार्ड्स देते हैं एक दूसरे को। ये एक रिचुअल है वहाँ का। जो कार्ड वो देते हैं उनको दोनों हाथों से रिसीव करते हैं, उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, ये सब वहाँ का कल्चर है। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आ रही है तो वहाँ पे भी ये सब प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी। सॉरी, जापान में जाएगी तो वहाँ पर भी ये सब प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी। नेक्स्ट वन इज वर्क कल्चर एंड मैनेजमेंट स्टाइल। कुछ कल्चर जो है वो हिरार्कल मैनेजमेंट प्रेफर करते हैं, जैसे कि एक उनका ऊपर बॉस होना चाहिए, देन एक मैनेजर होना चाहिए, मतलब सीईओ होना चाहिए, देन मैनेजर होना चाहिए, देन वहाँ पर टीम होनी चाहिए, टीम का एक लीडर होना चाहिए। एक हिरार्किस्ट मैनेजमेंट जहाँ पर पावर अप टू डाउन फ्लो कर रही है, मतलब एक लीडर उसके ऊपर एक और लीडर, इस तरीके का मैनेजमेंट कुछ कल्चर्स प्रेफर करते हैं। और कुछ कल्चर जो है वो प्रमोट करते हैं फ्लैट एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, मतलब वहाँ पे कोई भी किसी का बॉस नहीं होता। वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ एज अ टीम एक साथ काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जो होते हैं जैसे कि हमने यूएस में देखा, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पर्सनल रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको पर्सनल रिकॉग्निशन मिले। वहीं कलेक्टिविस्ट कल्चर जो होते हैं वो टीम सक्सेस पे फोकस करके चलते हैं। जैसे कि जो गूगल था जब भी वो जापान में आया, तो गूगल का क्या रहता है, बहुत ही फ्लैट एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं बोल सकते क्लियरली, बट हाँ बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है ऑफिस में। इसको बोलते हैं ओपन ऑफिस कल्चर, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की नहीं होती है। तो इस चीज़ को उन्होंने जापान में भी अप्लाई किया, अपने ऑफिस में ओपन ऑफिस कल्चर लगाया। बट जो जापान के एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ के लोग प्रेफर करते थे प्राइवेट वर्क स्पेसेस, और स्ट्रक्चर्ड हायरार्की उनको चाहिए थी। तो इसलिए जो गूगल है उसको जापान में अपना जो ओपन ऑफिस का कल्चर था वो चेंज करना पड़ा, एंड प्राइवेट वर्क स्पेसेस और एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की बनानी पड़ी जापान में। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सेम चीज़ें प्रेफर करें। तो जिस कंट्री के लोग जो प्रेफर करते हैं वो डिपेंड करता है कि उनका कल्चर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को चेंज करना चाहिए, जैसे कि गूगल ने किया। तो ये थे हमारे की एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट। यानी कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हो तो वहाँ का कल्चर अच्छे से समझ लेना, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, वहाँ की लैंग्वेज समझ लेना, वहाँ के लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये समझ लेना, वहाँ का रिलीजन कैसा है, कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, वहाँ के लोग के एथिक्स, सोशल नॉर्म्स, बिजनेस एटिकेट्स, वहाँ का वर्क कल्चर, मैनेजमेंट स्टाइल, ये सब चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बट कल्चरल इन्वायरमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक और थ्योरी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है हॉफस्टीड्स कल्चरल डायमेंशंस थ्योरी। ये थ्योरी दी थी एक डच साइकोलॉजिस्ट ने, गिएट हॉफस्टीड। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्ग, बट उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया था। इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो अक्रॉस द वर्ल्ड है, अब सारी कंट्रीज़ का जो कल्चर होता है वो अलग होता है। तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं इनको मेजर करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। इस मॉडल में हॉफस्टीड ने 6 डायमेंशंस डिफाइन किए हैं, जिनके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन जो कि है पावर डिस्टेंस इंडेक्स।
इट मेजर्स एक्सेप्टेंस ऑफ हायरार्की एंड पावर डिफरेंसेस इन सोसाइटी। तो ये डायमेंशन हमें बताती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की जो सोसाइटी है वहाँ पे अथॉरिटी और हायरार्की यानी कि एक सुपीरियर होना चाहिए, देन उसके नीचे सबॉर्डिनेट होना चाहिए। ये जो कल्चर होता है अथॉरिटी का, हायरार्की का, जहाँ पे पावर टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, ये जो सिस्टम होता है क्या इसको उस पर्टिकुलर कंट्री में एक्सेप्ट किया जाता है या फिर वहाँ पर सबको इक्वल माना जाता है, ये बताता है हमारा पावर डिस्टेंस इंडेक्स। जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा पावर डिस्टेंस इंडेक्स होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मेनली जो अथॉरिटी ने बोला, जो बॉस ने बोला, वो फाइनल होता है। जैसे कि इंडिया और चाइना में हमें देखने को मिल सकता है, जो इंडियन ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे अगर कोई जूनियर है तो वो बॉस से जनरली आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, अपने सुपीरियर से आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, और जो सीनियरिटी होती है उनको रिस्पेक्ट देना मस्ट होता है हमारे कल्चर में। सिमिलरली चाइना में भी जो है अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होती है, एम्प्लॉयज़ जो है वो डायरेक्ट डिसएग्रीमेंट नहीं दिखा सकते। वहीं ऐसी कंट्रीज जहाँ पे पावर डिस्टेंस इंडेक्स कम होता है, यानी वहाँ पे ज़्यादा लोग हायरार्की और अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सबको इक्वल मानते हैं, ऐसी कंट्रीज़ में क्या होता है, वो लोग किसी को भी ऐसा सुपीरियर या फिर सबॉर्डिनेट नहीं समझते हैं। इवन तो सीईओ होते हैं कंपनीज़ के, जूनियर्स होते हैं, वो सब एक साथ बैठ के लंच करते हैं, एक साथ काम करते हैं। जो वहाँ के स्टार्टअप्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि यूएस से होते हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बॉस को नाम से बुला सकते हैं, ओपनली डिस्कस करते हैं। बट इंडिया में ऐसा कल्चर अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होता है हमारा दो टाइप की पावर डिस्टेंस इंडेक्स। जहाँ पर हाई होगा वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है कि हायरार्की होनी चाहिए, हमारे यहाँ अथॉरिटी होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर जो लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स होता है वहाँ पे सब लोग इक्वल एक दूसरे को समझते हैं, चाहे वो कंपनी का सीईओ हो या फिर एक इंटर्न हो। इसमें माना जाएगा कि हर एक पर्सन जो है इंपॉर्टेंट है, सब अपनी एक्सपर्टीज़ बिजनेस में ला रहे हैं, तो सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एंड मिलती भी है। जैसे कि सैमसंग है, सैमसंग इज़ अ कंपनी फ्रॉम साउथ कोरिया जहाँ पे हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स है। तो वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है वही सारे डिसीजंस लेता है, एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके इंस्ट्रक्शंस को बस फॉलो करते हैं। वहीं अगर हम गूगल की बात करें, जो कि यूएसए में एक कंपनी है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे उस यूएसए में क्या है, लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स है, वहाँ के लोग अथॉरिटी हायरार्की को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज़ को ओपनली शेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि कैसे पावर डिस्टेंस इंडेक्स अफेक्ट करता है। तो अगर कोई कंपनी है वो इंडिया से साउथ कोरिया में जा रही है, तो वो लोग एक हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स की कंपनी में जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर हायरार्की का सिस्टम लगाएंगे अपनी कंपनी में, डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेगा, एम्प्लॉयज़ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। वहीं अगर हम इंडिया से यूएसए में कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पर वो एक लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स की कंट्री है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा अथॉरिटी और हायरार्की को प्रमोट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए वहाँ पे हमें एक ओपन अप्रोच रखनी है ताकि सारे लोग अपने आइडियाज़ को ईजिली शेयर कर सकें। This was the first dimension. Second dimension is individualism versus collectivism. Individualist cultures focus on personal achievements while collectivist cultures emphasize group सक्सेस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअलिस्ट कुछ कंट्रीज़ का कल्चर जो होता है बहुत इंडिविजुअलिस्ट होता है, मतलब सबको सिर्फ अपने पर्सनल अचीवमेंट से मतलब होता है। वहीं कुछ कंट्रीज़ का कल्चर होता है कलेक्टिविस्ट, जहाँ पे उनको ग्रुप सक्सेस का, अपने पूरे ग्रुप का, अपने पूरी टीम का सक्सेस, कंट्री का सक्सेस, कंपनी का सक्सेस, इन सब चीज़ों से उनको फ़र्क पड़ता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिविस्ट कल्चर्स। जैसे कि इंडिविजुअलिस्ट कुछ कंट्रीज़ होती है लाइक यूएसए, यूके, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पर्सनल रिवॉर्ड्स प्रेफर करेंगे। बट कलेक्टिविस्ट कंपनीज होती है जैसे जापान, इंडिया, यहाँ पे टीम सक्सेस लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर थोड़ा और डिटेल में समझे तो इंडिविजुअलिस्ट कल्चर में होता है कि हमें अपने लिए जो चीज़ बेस्ट है वो डिसीजन लेना है। तो अमेरिका है जैसे, वहाँ पर लोग पर्सनल अचीवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो जॉब चूज़ करते वक्त ये सोचेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो डिसीजन वो लेंगे। यूके है, वहाँ पर भी सेल्फ डिपेंडेंस और अपनी लाइफ को कंट्रोल खुद करना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वहीं कलेक्टिविस्ट कल्चर्स होते हैं जैसे कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे लोगों की आइडियोलॉजी थोड़ी सी ऐसी रहती है कि अगर सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा, कंपनी अच्छे से काम करेगी तो मेरा भी प्रोग्रेस होगा, मेरे कंट्री में सब कुछ अच्छे से रहेगा तो मेरे साथ भी अच्छा रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया के लोग, नॉर्मल लोग भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। सब लोगों का अपना एक ओपिनियन होता है कि पॉलिटिक्स को लेके, रिलीजन को लेके, एक ओवरऑल कंट्री के जितने भी मैटर्स होते हैं उस चीज़ों को लेके सबका अपना एक ओपिनियन होता है। तो एक इंडिविजुअलिज्म नहीं रहता, मतलब ऐसा नहीं होता कि उनको सिर्फ इससे मतलब है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कलेक्टिविस्ट कल्चर। साथ ही साथ जब करियर की बात आती है तो उसमें भी इंडिया में क्या होता है, फैमिली को, सोसाइटी के ओपिनियंस, इन सब चीज़ों को प्रेफरेंस दी जाती है। सिमिलरली जापान में टीम वर्क को बहुत प्रमोट किया जाता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा वहाँ पे टीम सक्सेस को वैल्यू किया जाता है। तो इस तरीके के जो कल्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं कलेक्टिविस्ट कल्चर।
तो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करने जाओगे तो आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का कल्चर इंडिविजुअलिस्ट है या कलेक्टिविस्ट है। वहाँ के लोग पर्सनल अचीवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर सबका भला करना उनका इंटेंशन है। उसी तरीके से आप अपने बिजनेस को अडेप्ट करना। जैसे कि नाइकी है, उसने क्या किया, जब यूएसए में एडवर्टीजमेंट किया तो वो क्या, यूएसए क्या है कि इंडिविजुअलिस्टिक कंपनी है, वहाँ के लोगों को पर्सनल अचीवमेंट्स मैटर करती हैं। तो वहाँ पर जो उनके एड्स होते हैं नाइकी के, वो पर्सनल सक्सेस को, सेल्फ मोटिवेशन को, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। उनका जो स्लोगन है दैट इज़ ऑल्सो लाइक जस्ट डू इट। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं क्योंकि वो एक इंडिविजुअलिस्टिक कंपनी है। वहीं अगर हम सैमसंग की बात करें, जो कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया एक कलेक्टिविस्ट नेशन है, तो वहाँ पे उनके जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो टीम वर्क को, ग्रुप अचीवमेंट्स को, इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से बिजनेसेस को इम्पैक्ट करता है ये वाला डायमेंशन, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। नेक्स्ट डायमेंशन थर्ड वन इज मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। तो नॉट लिटरली कि यहाँ पर मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री का कल्चर मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है। मैस्कुलिन कल्चर क्या होता है और फेमिनिन कल्चर क्या होता है? तो जो मैस्कुलिन कल्चर होता है इट वैल्यूज कॉम्पिटिशन, एम्बिशन एंड सक्सेस, वाइल फेमिनिन कल्चर फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कॉपरेशन। यानी कि जब हम मैस्कुलिन कल्चर की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे, मतलब अगर किसी कंट्री का कल्चर है मैस्कुलिन तो इसका मतलब है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, बहुत ही एम्बिशियस हैं, सक्सेस चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों की बात होती है जिस कंट्री पे, उसको बोलते हैं हम कि वहाँ का कल्चर मैस्कुलिन है। वहीं अगर कोई कंट्री है जहाँ पे लोग जो है एक वर्क लाइफ बैलेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे, कॉपरेशन, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं तो उसको बोलेंगे हम कि फेमिनिन कल्चर। मैस्कुलिन कंट्रीज़ की एग्जांपल्स है जापान एंड यूएसए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ के लोग बहुत एम्बिशियस हैं और सक्सेस उनके लिए एक कोर वैल्यू है। फेमिनिन कंट्रीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं स्वीडन एंड नीदरलैंड्स। वहाँ पर एक वर्क लाइफ बैलेंस है एंड टीम वर्क हमें देखने को मिलता है। देख, जैसे कि हम लोग जापान की बात करें तो वहाँ पे जो लोग हैं वो काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ओवर टाइम करना वहाँ पे बहुत ही कॉमन है, हर कोई बेस्ट बनने की कोशिश करता है। यूएसए में भी परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल अचीवमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं अगर हम फेमिनिन कल्चर्स के कुछ एग्जांपल्स देखें जहाँ पे लोग एक बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्वीडन हो गया, स्वीडन में वर्क लाइफ बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो नीदरलैंड्स होते हैं वहाँ पे भी टीम वर्क, कॉपरेशन, इन सब चीज़ों की ये जो वैल्यूज होती है इन पे बहुत ही फोकस किया जाता है। तो इससे हमारे बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो मैस्कुलिन है, तो आपको क्या क्या कर सकते हो, वहाँ पर हाई प्रेशर जॉब्स होंगे, आपको परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस देने चाहिए, अग्रेसिव करियर ग्रोथ पे उन लोगों का एक फोकस होगा। बट वहीं अगर आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ के लोगों का एक फेमिनिन कल्चर है तो वहाँ पे आप लोग को उनके हैप्पीनेस पे फोकस करना है, उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देने हैं, वर्क लाइफ बैलेंस देना है। इस तरीके से इन चीज़ों को आपको स्टडी करना चाहिए कि वहाँ का कल्चर कैसा है एंड अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करना चाहिए। फोर्थ डायमेंशन इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, मेजर्स हाउ कंफर्टेबल पीपल आर विद अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। मतलब इसमें बात होती है कि इस पर्टिकुलर कंट्री के जो लोग हैं वो अनसर्टेनिटी और रिस्क से कितने कंफर्टेबल है, मतलब क्या वहाँ के लोग रिस्क लेते हैं, क्या उन्हें ऐसा कुछ अनसर्टेन हो जाएगा उसका डर रहता है। ये चीज़ जो है ये भी हमें स्टडी करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। जैसे कि अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जितने भी बिजनेसेस होते हैं बहुत सारे रूल्स को, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो बहुत कम रिस्क लेते हैं और ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे ज़्यादा होती है। ग्रीस में जो लोग हैं वो भी चेंजेस, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस को अवॉइड करके चलते हैं। उन्हें नहीं चाहिए कि बहुत, उन्हें रिस्क नहीं लेना, ना ही उन्हें कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन चाहिए। उन्हें चाहिए कि एक स्टेबल इन्वायरमेंट रहे, हमारा जो है स्टेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस हो। वहीं अगर हम सिंगापुर की बात करें, यूके की बात करें, तो यहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, वो लोग रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। जैसे कि नए नए स्टार्टअप्स हैं, नए नए इनोवेशंस हैं, उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। यूके में जैसे कि बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी हाई है, लोग जो है बहुत ही जल्दी नए नए ट्रेंड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, जब भी वो फ्रांस में गया जहाँ पे हाई हाई हमारा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है, वहाँ के लोग जो है बिल्कुल भी कोई चेंजेस, कोई रिस्क को नहीं चाहते। जैसे कि अभी हमने पढ़ा फ्रांस में लोग एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहते हैं। तो जब मैकडोनल्ड्स ने वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उनका जो पूरा का पूरा मेन्यू था कम्प्लीटली उसको लोकलाइज कर लिया। मतलब जो जो चीज़ें वहाँ के लोग यूजुअली कंज्यूम करते थे उसके अकॉर्डिंग अपना मेन्यू कर दिया, वहाँ के लोग के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ का जो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। वहीं अगर हम अमेज़ॉन को देखें जो कि एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, तो यूएसए का जो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है वो बहुत ही लो है। तो इसलिए जो हम लोग अमेज़ॉन को देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन करता रहता है,
और रिस्क टेकिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करता रहता है। तो अगर आप एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो आपको देखना है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ उन लोगों का अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स ज़्यादा है या फिर कम है। वहाँ के लोग चेंजेस को क्या एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते, रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर एक ऐसी कंट्री जहाँ का अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब वहाँ के लोग एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कुछ करना चाहिए अपने सर्विस में, अपने बिजनेस में, कि उन लोगों को कोई भी अनसर्टेनिटी ना फील हो, कोई रिस्क ना फील हो। वहीं अगर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर जो है इनोवेशन कर सकते हो, नए प्रोडक्ट और नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने का रिस्क ले सकते हो। फिफ्थ टॉपिक इज लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन. Long term cultures focus on future planning and persistence. Short term cultures value tradition and quick results. तो कुछ कंट्रीज़ का जो ओरिएंटेशन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, कुछ का शॉर्ट टर्म होता है। इवन हम अगर लोगों की भी बात करें, कुछ लोगों का क्या होता है कि उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, तो इसके लिए वो अभी से ग्राइंड कर रहे हैं। बट कुछ लोग को शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की वजह से वो लोग जो है डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म प्लेजर को अवॉइड कर देते हैं खुद ही अपने आप। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखती है, कुछ कंट्रीज़ होती है शॉर्ट टर्म रखती है। लॉन्ग टर्म कल्चर जो होता है वो फोकस करता है कि हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करके चलें, परसिस्टेंस करके चलें, अच्छे से सब कुछ मेहनत करें आज, ताकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो। शॉर्ट टर्म जो कल्चर होते हैं वो लोग ट्रेडिशन और क्विक, जल्दी से उनको रिजल्ट मिल जाए, ऐसी प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखते हैं। लॉन्ग टर्म में जैसे कि चाइना, जापान हो गया, ये लोग स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम करते हैं। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, यूएस से नाइजीरिया हो गया, इन लोगों का वहाँ के लोगों का होता है कि उन्हें क्विक सक्सेस चाहिए। तो जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हो, तो देख लेना कि वहाँ के जो लोग हैं, क्या वहाँ के लोग फ्यूचर प्लानिंग पे, पेशेंस पे, उन चीज़ों को वैल्यू करते हैं कि नहीं, या फिर उन लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग चाइना देखें, तो वहाँ पर एक 50 साल का इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान होता है। इसका मतलब वो लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के साथ चलते हैं। जापान में जो बिजनेसेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, फ्यूचर स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। वहीं अगर हम यूएसए को देखें, तो वहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट्स, हर क्वार्टर में उन्हें प्रॉफिट्स निकालने हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स, इन सब चीज़ों पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। नाउ द लास्ट डायमेंशन इज इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट. इट मेजर्स हैप्पीनेस एंड लाइफ एंजॉयमेंट इन अ कल्चर. तो इस पॉइंट में, इस डायमेंशन में हम लोग देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग, क्या वहाँ के लोग इंजॉयमेंट को प्रमोट करते हैं या फिर वहाँ के लोग स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं। तो जो हाई इंटेलिजेंस वाली कंपनीज होती हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो ब्राज़ील हो गया, जैसे वहाँ पे कार्निवल फेस्टिवल्स बहुत फेमस हैं। यूएसए में एंटरटेनमेंट, लग्जरी इंडस्ट्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हमें पता चलता है वहाँ के लोग जो है इंजॉयमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो वहाँ का हाई इंटेलिजेंस होता है। वहीं अगर हम रशिया, चाइना की बात करें, तो रशिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स हैं, वहाँ के लोगों का बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होता है। चाइना में भी जो अननेसेसरी स्पेंडिंग, इंजॉयमेंट, जो ये सब चीज़ें होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं। तो ये हमने पढ़ लिए 6 डायमेंशंस। तो ये था हमारा हमारा नहीं, हॉफस्टीट का कल्चरल डायमेंशन थ्योरी। इसमें हमने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर्स अलग होते हैं। पहले हमने देखा पावर डिस्टेंस इंडेक्स, कि उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग हिरार्की को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। इंडिविजुअलिज्म है उन लोगों का आइडियोलॉजी, कलेक्टिविज्म है कौन सा उनकी आइडियोलॉजी है। देन वो कंट्री मैस्कुलिनिटी के जो ट्रेड्स होते हैं वो दिखाती है, या फिर फेमिनिटी, देन फेमिनिटी, ओके। देन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस उन लोगों की कैसी है, हाई है या लो है, वहाँ के लोग रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट हमने देखा कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, वो लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस पे फोकस करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे फोकस करते हैं। एंड सिक्स्थ हमने देखा इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट, वही चीज़ कि वो लोग फन, स्पेंडिंग, इन सब चीज़ों को इंकरेज करते हैं या फिर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो किसी भी कंट्री में जाना है तो ये सब चीज़ें हमें स्टडी करनी है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस देयर। वहाँ के लोगों को हमें अच्छे से समझना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम हमारे बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को अडाप्ट कर सकें। तो फाइनल टेक अवेज यहाँ से क्या है, कैसे हम नेविगेट करेंगे कल्चरल डिफरेंसेस से। मतलब कल्चरल डिफरेंसेस तो डेफिनेटली होने वाले हैं, हर कंट्री के लोग अलग है, कल्चर अलग है, वहाँ का बिहेवियर अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। मार्केट में एंटर करने से पहले रिसर्च कर लेना, हॉफस्टीट के डायमेंशन स्टडी करो, वहाँ की लैंग्वेज को जानो, वहाँ के कंज्यूमर का बिहेवियर समझो। सेकेंड इज़ अडाप्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी टू कल्चरल वैल्यूज़। अब आपने समझ लिया है, आपको पता चल गया वहाँ की क्या कल्चरल वैल्यूज़ है, अब अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लो, अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करो, मार्केटिंग सही सही से करो, मैनेजमेंट स्टाइल सही वाला चूज़ करो जो वहाँ के लोग प्रीफर करते हैं।
थर्ड इज रिस्पेक्ट लोकल नॉर्म्स, वहाँ के जो एटिकेट्स हैं, लीगल रूल्स हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, सब चीज़ों को फॉलो करना आपको चाहिए. देन बिल्ड रिलेशनशिप्स. कलेक्टिविस्ट कल्चर जो होते हैं जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे नेटवर्किंग जो है वो की होती है बिजनेस सक्सेस की. तो अगर आप एक कलेक्टिविस्ट कंपनी में हो, जाके लोग एक साथ काम करना प्रेफर करते हैं, वो लोग यूनिटी में बिलीव करते हैं, सबकी हारमनी में बिलीव करते हैं, तो वहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स बिल्ड करना बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए. सो दिस वॉज हॉफस्टेड्स कल्चरल डिमेंशन थ्योरी, स्टार्टिंग विद द इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. तो इससे पहले कि हम लोग देखें कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट उस कंट्री का हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा, पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू all external economic factors that influence international business operations, including GDP growth, inflation, interest rates, exchange rate, trade policy, and market structure. तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब जितने भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उस कंट्री का जीडीपी ग्रोथ कितना है. कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ का जीडीपी ग्रोथ हाई है, तो वहाँ पे हम लोग जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना सोचेंगे. बट ऐसी कंट्री जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, क्यों बिजनेस स्टार्ट करेगा. फिर जैसे कि हमारा इन्फ्लेशन हो गया, कोई कंट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत महंगाई चल रही है, अब वहाँ पे हम बिज़नेस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी. कॉस्ट लगेगी तो हमें प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी, प्राइसिंग बढ़ाएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो ऐसी कंट्री जहाँ पे इन्फ्लेशन है उसको भी हम प्रेफर नहीं करेंगे. इसी तरह बाकी भी फैक्टर्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ट्रेड पॉलिसी, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं इन सबको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और ये सब जो है हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं. Understanding these factors is crucial for businesses to make informed decisions, mitigate risk and maximize opportunities in global market. तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको समझना बहुत ही क्रूशियल होता है, ताकि जो बिज़नेस है वो इन्फॉर्म डिसीजन बना सके, सही सही हम डिसीजंस ले सकें, रिस्क हम कम कर सकें, और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम लोग मैक्सिमाइज़ कर सकें. अगर हम ये सब चीज़ें अच्छे से समझेंगे बस कंट्री के बारे में और फिर अपने बिजनेस को वहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, तो वी विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस. तो ये हमने एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और क्यों उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग इसके अंदर जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और हर एक फैक्टर जो है बिजनेस को अलग अलग वेज में इम्पैक्ट करता है. तो सारे फैक्टर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, कैसे वो इम्पैक्ट करता है बिजनेस को वो भी देखेंगे. तो मेजरली हम लोग ये 7 जो हेडिंग्स हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम. तो जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है एक कंट्री का, वो भी इम्पैक्ट करता है कि कैसे वहाँ पे बिजनेसेस ऑपरेट करेंगे. हर एक कंट्री का अपना खुद का इकोनॉमिक सिस्टम होता है. मेजरली 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि यूएसए, यूके होती है, वहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी विथ मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन. मतलब अगर वहाँ पर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं तो वो फ्रीली अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है बहुत ही कम इंटरवीन करती है. सेकेंड वन होता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे कि चाइना, क्यूबा. इन कंट्रीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स मेजर इंडस्ट्रीज, सम प्राइवेट एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट. तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो जो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं सबको वो ही कंट्रोल करती है. कुछ कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट करती हैं, बट जो मेन कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है. इसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी. फिर आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमें इंडिया में भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ ब्राज़ील में भी ये फॉलो होती है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड फ्री मार्केट मैकेनिज्म. यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ जो कि सिग्निफिकेंट होती हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, इन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जो बाकी की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं वो फ्रीली ऑपरेट भी कर सकते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसका नाम भी है मिक्स्ड इकोनॉमी. तो जब आप एक इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है, क्या वो कैपिटलिस्टिक कंपनी है, क्या वहाँ पर, तो फिर हम वहाँ पर क्या कर पाएंगे, फ्रीली हम लोग वहाँ पे अपनी ऑपरेशंस कर पाएंगे, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेगी, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी. वहीं अगर वो कंट्री की सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो हमें अगर वहाँ पर बिजनेस करना है तो हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, उनके डायरेक्शंस को, उनके गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा.
वहीं अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो उसके जो हमारे को कंडीशंस हैं, अगर हम उस सेक्टर में डील करते हैं जो गवर्नमेंट वहाँ पर कंट्रोल करती है, तो फिर हमें गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा, या फिर हम फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उस कंट्री में क्या इकोनॉमिक सिस्टम है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट इज GDP एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री में GDP कैसी है, हाई है या लो है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। ये भी डिपेंड करता है हम किसी कंट्री में बिजनेस करने कब जाएंगे, जब वहाँ पर ज़्यादा GDP होगी, हाई GDP होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वहाँ पे, तो ही जाएंगे। तो हायर GDP ग्रोथ इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेसेस, एंड लो GDP ग्रोथ और रिसेशन डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में लो GDP होती है तो वहाँ पर जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करेंगे। वहीं अगर GDP ग्रोथ हाई है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी माना जाएगा और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेशनल बिजनेस करना प्रेफर करेंगे। तो अगर किसी फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हो तो देख लेना वहाँ का GDP ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे हाई है कि नहीं। थर्ड पॉइंट इज इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। हाई इन्फ्लेशन इंक्रीजेज प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूसिंग कंपेटिटिवनेस, मतलब अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, तो हमें वहाँ पर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जो हमारे रॉ मटेरियल आएंगे, लेबर आएगा, सब कुछ बहुत कॉस्टली होगा। तो इसलिए हमारी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की ओवरऑल वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो हमें हमारा जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा कंपेटिटिवनेस डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब हो सकता है कि जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो लोग इस चीज़ को सस्ते में बेच रहे हो। तो ये प्रॉब्लम होती है हाई इन्फ्लेशन कंट्रीज़ में बिजनेस करने की। वहीं अगर कोई कंट्री है जहाँ पे लो इन्फ्लेशन है तो वो इंश्योर करता है प्राइस स्टेबिलिटी। कम इन्फ्लेशन है, हमारा प्रोडक्शन सही रेट में हो जाएगा, प्राइस भी स्टेबल रहेगा। इससे हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन करने में इंकरेजमेंट मिलेगा। तो कोई भी बिजनेस होगा वो प्रेफर करेगा इस ऐसी कंट्री में बिजनेस करना जहाँ पर कम महंगाई है, लो इन्फ्लेशन है। फोर्थ पॉइंट इज एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी स्टेबिलिटी। फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, एंड इससे जो इम्पोर्ट की कॉस्ट है, एक्सपोर्ट की कॉस्ट है, वो भी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि मान लो कि जो हमारा $1 है वो आज की डेट में 86 रुपीज़ है और कल वो जाके 90 रुपीज़ हो गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे बिजनेस को, अगर हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हैं तो। अ स्ट्रॉन्ग करेंसी मेक्स एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव वाइल अ वीक करेंसी बूस्ट एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस। मतलब कि मान लो आपकी स्ट्रॉन्ग करेंसी आपकी कंट्री की, आपकी जो कंट्री का पैसा है वो वर्थ मोर है, तो जो दूसरी कंट्रीज़ के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा आपसे चीज़ें बाय करना। तो है कि जब उस कंट्री की स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है तो सेलिंग करने के लिए तो बुरा है, बट अगर आपको अब्रॉड से चीज़ें खरीदनी है तो वो आपके लिए सस्ती पड़ेंगी। वहीं अगर आपकी खुद की करेंसी जो है उस कंट्री की वो वीक है तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंट्री के लोगों के लिए चीप बन जाएंगे। जैसे अगर कोई अमेरिका का पर्सन है जो कि डॉलर्स में अर्न कर रहा है, वो इंडिया में आता है, यहाँ के जो बिजनेसेस हैं वो रुपीज़ में डील कर रहे हैं, हमारी करेंसी वीक है एज़ कम्पेयर टू अ डॉलर, तो उनके लिए हमारे प्रोडक्ट्स परचेज़ करना जो है बहुत ही ईजी होता है, चीपर होता है। तो जो वीक करेंसी होती है वो सेल करने के लिए तो अच्छी है, मतलब वो लोग हमारे प्रोडक्ट सेल करेंगे, परचेज़ करेंगे, बट अगर हमें उन लोगों से चीज़ें खरीदनी है तो हमें बहुत ही महंगा पड़ेगा। सो जो वीक करेंसी होती है इट इज़ गुड फॉर सेलिंग बट बैड फॉर बाइंग फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कि US है और इंडिया है, तो जो US है वो इंडिया से जो एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया से जो चीज़ें खरीदता है जैसे कि क्लोथ्स, सॉफ्टवेयर, वो उनके लिए बहुत ही चीप हो जाते हैं, तो हमारे लिए तो सेल हमारी बढ़ जाती है। बट वहीं है जब इंडिया US से आईफोन इंपोर्ट करता है तो वो आईफोन हमारे लिए स्टिल वो इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ऊपर से उस पर टैक्सेस, टैरिफ्स, वो सब चीज़ें भी लग जाती हैं तो वो और महंगा हो जाता है। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेसेस पे। तो जो बिजनेसेस होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी जो करेंसी की वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहे, उनको ये अनसर्टिनिटी पसंद नहीं होती है, तो वो कुछ स्पेशल फाइनेंशियल टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने से, ताकि कि जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से उन्हें लॉस ना हो। तो उन कुछ स्ट्रैटेजीज़ को बोलते हैं हेजिंग स्ट्रैटेजीज़। इससे जो करेंसी का रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट रेट्स। हाई इंटरेस्ट रेट्स मेक्स बोरोइंग एक्सपेंसिव, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट। लो इंटरेस्ट रेट एनकरेज बिजनेस एक्सपेंशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री है वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब हम लोन लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा,
तो इसके वहाँ पर क्या होगा, बोरिंग एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब बिज़नेस जो है वो मोस्टली कैपिटल रेज करते हैं, लोन्स लेते हैं बैंक से, तब ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए वो है क्या, उससे अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बिजनेस जो है वो बोरिंग नहीं करेंगे, इससे एक्सपेंशन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बिजनेस में। भाई अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, तो वो वहाँ पर लोग बहुत मोटिवेट होंगे कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, इजीली लोन मिल जाएगा, तो वहाँ पर बिजनेस एक्सपेंशन बहुत होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत होती हैं। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी होने वाली है। सिक्स्थ पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट एंड वेज लेवल। हाई अनएम्प्लॉयमेंट may lower labor cost but indicate weak consumer demand. Rising wages in developing countries increase production costs, shifting businesses to low cost nations. तो अगर कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अगर वहाँ पर आप बिज़नेस करने जा रहे हो तो आपको वहाँ पर चीपर लेबर तो मिल जाएगा, लोग तो मिल जाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। आप उनको अगर कम वेजेस भी दोगे तो भी वो आपका काम कर देंगे। सप्लाई वर्कर जब ज़्यादा होती है तो उनको हम कम वेजेस देंगे तो भी वो हमें लोग मिल जाएंगे काम करवाने के लिए, फिर हम वहाँ पर बिज़नेस करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। बट सोचने वाली बात ये है कि अगर वहाँ पे इतने सारे लोग के पास जॉब ही नहीं है, वो सब अनएम्प्लॉयड है, तो इसका मतलब उनके पास इतना मनी नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो वो लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे ही नहीं। तो ये हमारी हाई अनएम्प्लॉयमेंट अगर कोई इकॉनमी है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे वेजेस ज़्यादा हैं लोगों की, जैसे कि इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड इंडिया, यहाँ पे जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो पीपल है वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें बेटर पे मिले। इससे अगर कोई बिज़नेस है वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा वेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई बिज़नेस यहाँ आ रहा है तो उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाना, क्योंकि उनको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो कुछ कंपनीज़ होती हैं वो चीपर कंट्रीज़ में चली जाती है जहाँ पे वेजेस कम है, जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, ताकि उनको पैसा कम खर्च करना पड़े। जैसे कि बहुत सारी क्लोथिंग ब्रांड्स थी चाइना में, वो जो है वियतनाम में मूव कर गई, बिकॉज चाइना के जो वेजेस हैं वो बहुत हाई हो गए, क्योंकि वहाँ के लोग हाई वेजेस डिमांड करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो ब्रांड्स थे वो ही मूव कर लिए चाइना से वियतनाम। तो जो बेसिकली जो बिजनेसेस होते हैं उनको चीप लेबर पसंद है, पर एटलीस्ट लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उनके प्रोडक्ट्स को बाय कर पाएँ। तो जो हम बोल सकते हैं कि बैलेंस इज़ द की, कि वेजेस में वहाँ के लोगों के और एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि वो लोग जो है, हमें जो उस कंट्री है वहाँ पे हमें चीप लेबर भी मिल जाए, हमारा प्रोडक्शन सस्ते में हो जाए, और साथ ही साथ इतने उन लोगों के पास पैसे होने चाहिए कि वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज भी कर पाएँ। लास्ट वन इज़ ट्रेड पॉलिसीज एंड अग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, जैसे कि NAFTA EU, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन, प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। Then there is protectionism like tariff, import quotas, they restrict foreign businesses, and World Trade Organization enforces fair trade rules. तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का मतलब होता है ईजी ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़, मतलब कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि ईजी ट्रेड को प्रमोट करती हैं, मतलब कंट्रीज़ के बीच में डील्स होती हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं वो आपस में डील करती हैं कि हम लोग जो है टैक्स रिमूव कर देंगे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे, आप हमसे सामान लो कि हम आपसे सामान लेंगे तो उस पर हम लोग टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। इससे क्या होता है, जो ट्रेड है वो चीपर हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो जो भी मेंबर कंपनीज़ होती है इस अग्रीमेंट में, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, उनके लिए जो ट्रेड होता है वो चीपर हो जाता है। तो अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो बिज़नेस करने के लिए जहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि उस कंट्री में किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पे आपको टैक्स ना देना पड़े। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया हुआ है NAFTA का, जो कि किसके बीच में एक अग्रीमेंट है, ट्रेड अग्रीमेंट है US, कनाडा एंड मैक्सिको के बीच में। देन देयर इज़ यूरोपियन यूनियन, इसमें क्या है, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ, फ्रीली ट्रेड करते हैं आपस में। और ऑल्सो ये जो NAFTA में दिया हुआ है, इट इज़ नाउ USMCA आई गेस। सो एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो इंडिया है और UK है, इन लोगों ने अगर एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया, तो जो इंडियन बिजनेसेस होते हैं वो गुड्स सेल कर पाएंगे UK में, और उन्हें कोई इम्पोर्ट टैक्स या फिर एक्सपोर्ट टैक्स, इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली UK के लोगों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो कि प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करती है, यानी कि वो लोग क्या चाहते हैं कि जो फॉरेन बिजनेसेस हैं वो बाहर ही रहे, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं, उन पे लिमिट्स लगाते हैं कि आप इतना ही जो है इंपोर्ट कर सकते हो। लिमिट्स को बोलते हैं कोटास, और टैक्सेस लगाने को बोलते हैं टैरिफ्स। बट ये क्यों करती है कंट्रीज़, ताकि वहाँ के जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इससे फॉरेन गुड्स जो है उन पर टैक्स लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, एंड जो लोग होते हैं वहाँ के वो प्रेफर करते हैं वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना। तो मान लो कि US है, वो अगर चाइनीज़ स्मार्टफोन्स पे टैरिफ लगा दे, तो वहाँ के जो बायर्स हैं वो एप्पल को चूज़ करेंगे, जो कि वहाँ की लोकल कंपनी है, ओवर Xiaomi, जो कि एक फॉरेन कंपनी है। दैन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो ग्लोबल ट्रेड के अंदर एक रेफरी की तरह एक्ट करता है। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप होता है जो कि इंश्योर करता है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड हो। वो अनफेयर प्रैक्टिस है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाना या किसी कंट्री से इंपोर्ट करने को बैन कर देना बिना किसी रीज़न के, इन सब चीज़ों को रोकने का काम करता है। मान लो कि कोई कंट्री है, उसने अनफेयरली इंडियन टी को बैन कर दिया, तो इंडिया की कंपनीज क्या कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टेप इन करेगी और इस इशू को रिसॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो बॉटम लाइन बोले तो जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें क्या होता है कि कंट्रीज़ आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम लोग एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाएंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होता है। प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है, जो फॉरेन गुड्स होते हैं उन पर बहुत टैक्स लगाया जाता है ताकि जो वहाँ के लोकल बिजनेस है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करता है और अनफेयर प्रैक्टिसेस को स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो अगर आप किसी बिज़नेस में किसी कंट्री में इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हो और वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको कुछ कंट्रीज से इंपोर्ट करने में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर वहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाएंगे, इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर महंगा हो जाएगा, तो इससे आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये हमने देखा कि कैसे डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझना बहुत ही क्रूशल होता है अगर किसी भी बिजनेस को इंटरनेशनली ऑपरेट करना है। जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जीडीपी ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सब चीज़ें शेप करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमें उस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जो भी फर्म्स हैं उनको इन सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करना चाहिए ताकि कि उनका जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो सके और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस ग्लोबल मार्केट में वो मैक्सिमाइज हो सके। With this, we complete the last topic of Unit 2, that was implications of economic environment for international business. Unit 2 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। इसमें हमने जो कवर करा दैट इज सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट इफ देयर इज समवन जो कि एग्जाम से काफ़ी पहले देख रहे हैं एंड वांट टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, तो फिर कमेंट डाउन कर देना बिलो, और अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो आई विल मेक अ स्पेशल केस स्टडी जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो इन द नेक्स्ट video we will start unit number 3, that is international trade and balance of payment. So stay tuned for the next video.